नमस्ते। चलिए, आज फूलों की एक छिपी हुई दुनिया में चलते हैं। हम सब फूलों को उनकी सुंदरता के लिए तो जानते ही हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उनकी पंखुड़ियों और मनमोहक खुशबू के पीछे आखिर क्या राज छिपा हो? आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। अब देखिए, जब हम ऐसा कोई खूबसूरत फूल देखते हैं तो सबसे पहले क्या नजर आता है? जाहिर है उसका रंग, उसकी बनावट, उसकी खूबसूरती। लेकिन असल में ये सिर्फ एक खूबसूरत चीज नहीं है। ये तो एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही उन्नत जैविक मशीन है, जिसे कुदरत ने एक बहुत ही खास काम के लिए, एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया है। तो चलिए, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, इसका असली मकसद सिर्फ सुंदर दिखना नहीं है। इसका एक बहुत बहुत जरूरी मिशन है, और वो मिशन है प्रजनन, मतलब अपनी अगली पीढ़ी को दुनिया में लाना। तो हमारा पहला पड़ाव है फूल का रहस्यमयी मिशन। आइए इसी मिशन का पर्दाफाश करते हैं और समझते हैं कि ये फूल अपनी अगली पीढ़ी को बनाने के लिए आखिर करते क्या हैं। ठीक है, तो मिशन को समझने के लिए हमें पहले इसके मुख्य किरदारों से मिलना होगा। ये हैं फूल के नर और मादा अंग। ये देखिए, ये है एक फूल की पूरी संरचना। जो बाहर की रंगीन पंखुड़ियां हैं या फिर जो हरी पत्तियां हैं जिन्हें बाह्यदल कहते हैं, वो तो समझ लीजिए कि बस सपोर्टिंग एक्टर्स हैं। असली खेल, असली कहानी तो बीच में, सेंटर में मौजूद इन हिस्सों में चलती है। और ये हैं हमारे दो मेन कैरेक्टर्स। बाईं तरफ है नर अंग, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, और दाईं ओर है मादा अंग यानी स्त्री केसर। यकीन मानिए, लैंगिक प्रजनन की पूरी कहानी इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए अब एक माइक्रो सफारी पर निकलते हैं। हम जूम इन करने वाले हैं फूल के नर अंगों में, और ये देखने वाले हैं कि ये जो मैसेंजर्स हैं, ये जो संदेशवाहक हैं यानी परागकण, वो आखिर बनते कैसे हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये है परागकोश, पुंकेसर का सबसे ऊपरी हिस्सा। इसे एक फैक्ट्री की तरह समझिए। एक ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर ये जो छोटे छोटे कमरे हैं, जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं, उनमें हजारों लाखों की तादाद में परागकण तैयार होते हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन परागकणों को जो सुरक्षा मिलती है वो कमाल की है। इन्हें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार दीवारें घेर कर रखती हैं। और जो सबसे अंदर वाली परत है ना, टेपीटम, वो तो बिल्कुल एक माँ की तरह इन्हें बड़ा होने के लिए जरूरी खाना, मतलब पोषण देती है। अब जरा परागकण के बाहरी कवच की बात करते हैं। ये स्पोरोपोलिनिन नाम के एक पदार्थ से बना होता है, और ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये कुदरत का बनाया सबसे मजबूत, सबसे टिकाऊ कवच है। सोचिए, ये इतना मजबूत है कि इसे कोई तेज एसिड, कोई क्षार या कोई भी एंजाइम गला नहीं सकता। और इसी वजह से परागकण हजारों सालों तक, जी हां, हजारों सालों तक जीवाश्म के रूप में सुरक्षित मिल जाते हैं, बिल्कुल एक नेचुरल टाइम कैप्सूल की तरह। लेकिन एक सवाल दिमाग में आता है, क्या इतना मजबूत और इतना छोटा सा पाउडर हमारे किसी काम आ सकता है? मतलब क्या इसे खाया जा सकता है? अरे बिल्कुल, परागकण पोषक तत्वों का खजाना होते हैं। इन्हें हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और तो और ये दावे भी किए जाते हैं कि ये एथलीट्स और रेस के घोड़ों की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए, परागकणों की दुनिया से निकलकर अब हमारी सफारी का अगला पड़ाव है फूल का मादा हिस्सा, यानी स्त्री केसर। अब हम परागकण की मंजिल बीजांड को ढूंढने निकले हैं। ये देखिए, ये है बीजांड की संरचना। ये अंडाशय के अंदर काफी गहराई में एकदम सुरक्षित रहता है, मतलब एक केले की तरह। और इसी के अंदर होती है मादा युग्मक, यानी अंडे की कोशिका। परागकण का अल्टीमेट गोल, उसकी मंजिल बस यही है। और ये कैसे बनता है, ये भी बड़ा फैसिनेटिंग है। एक अकेली कोशिका से शुरुआत होती है, जिसे हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसमें विभाजन होता है और 4 कोशिकाएं बनती हैं। पर कुदरत का खेल देखिए, उनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं, सिर्फ एक ही बचती है, और वही एक कोशिका आगे बढ़कर और विभाजन करके 7 कोशिका और 8 केंद्रक वाला ये भ्रूणकोश बनाती है, मतलब पूरी तरह से तैयार। तो यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को देखा जा सकता है। एक अकेली गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से ये एक जटिल और परिपक्व भ्रूणकोश बनने तक का सफर, ये वाकई में एक अद्भुत माइक्रोस्कोपिक प्रक्रिया है जो फूल के अंदर चल रही होती है। तो ठीक है, हमारा संदेशवाहक यानी परागकण तैयार है, और उसकी मंजिल यानी बीजांड वो भी तैयार है।
अब बस एक ही चीज बची है, इन दोनों के बीच की दूरी को खत्म करना, और यही सबसे जरूरी सफर है। और इसी जरूरी सफर का नाम है परागण। बिल्कुल सीधे सादे शब्दों में कहें तो पराग कणों का नर हिस्से से निकलकर मादा हिस्से के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। अब ये परागण भी कई तरह का होता है। अगर स्वपरागण की बात करें तो इसके दो मुख्य प्रकार हैं। एक है स्वयुग्मन, मतलब परागण उसी फूल के अंदर ही हो गया, और दूसरा है सजात पुष्पी परागण। इसमें होता यह है कि परागण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल पर होता है। अब देखा जाए तो जेनेटिकली तो दोनों एक ही बात हुई, क्योंकि पौधा तो एक ही है, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है। और यहां पर कुदरत की एक बहुत ही चालाक स्ट्रैटेजी देखिए। कुछ पौधे जैसे ये कॉमेलिना दो तरह के फूल बनाते हैं। एक तो ये सामान्य खुले हुए फूल, और दूसरे ऐसे बंद फूल जो कभी खिलते ही नहीं। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? अरे ये तो एक बैकअप प्लान है। इन बंद फूलों में स्वपरागण होना तय है, मतलब बीज बनेंगे ही बनेंगे। एक तरह की गारंटी है ये। तो चलिए अब अपनी इस माइक्रो सफारी से वापस जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इस पूरी छोटी सी दुनिया का, इस प्रक्रिया का हमारे बड़े संसार के लिए आखिर क्या मतलब है, क्या महत्व है। देखिए, फूल के अंदर की ये जो सूक्ष्म यात्रा हमने देखी, उसी का नतीजा है वो फल जो हम खाते हैं और वो बीज जिनसे नए पौधे उगते हैं। परागण और निषेचन की यही पूरी जटिल प्रक्रिया ही तो वो बुनियाद है जिससे हमें खाना मिलता है। हमारे भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। तो अंत में बस एक सवाल है, अगली बार जब कोई सेब खाए या गेहूं का लहलहाता खेत देखे, तो क्या उसके मन में एक बार भी उस अविश्वसनीय, उस अदृश्य यात्रा का ख्याल आएगा जिसने ये सब मुमकिन किया? कुदरत के ये छोटे छोटे चमत्कार वाकई में हमें एक अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देते हैं।